कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा, कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। हम भी वहीं मौजूद थे, हमसे भी सब पूछा किए, हम चुप रहे, हम हंस दिए, मंजूर था पर्दा तेरा। पंजाब पेट्रोलिंग पुलिस है, इनका तराना जो है वो सफर महफूज तर है, वो मैंने लिखा हुआ है। हाई कोर्ट को 150 साल मुकम्मल हुए, अदल और इंसाफ का रोशन नगर, तो वो भी मैंने लिखा। उर्दू का पहला अखबार जो है ना वो प्रेम सागर है, और चकवाल का पहला अखबार भी जो है वो प्रेम सागर है। सर आपकी बुक भी आ रही है अखांड के नाम से। दमी वेले दा मियां रांझा टुरिया अजय फरीदे कोल, हटियों आया दब्बे सीता, वेलगी रने तू के कीता। लोग कहते हैं भाई इलेक्शन का क्या बनेगा, तो आगे से लोग कहते हैं त्रुटियां लामा रंडी सुहागन सही होसी। ये चकवाल नाम कैसे पड़ा? पहला इसका लफ्ज है वो पर्सनैलिटी का नाम है। दीदवाल जो है ना ये दीदू आल है। चक्कू जो है ये भी पर्सनैलिटी थी, पिन्नू वाल और चक्कू वाल पौधों के ऊपर नाम है। ढोक बेर, ढोक टालियां, पिपली के चक का मतलब है मेयर्ड एरिया। सर धन 84 क्या है बेसिकली? जो मुगल थे ना, ये जब कोई इलाका आबाद करते थे तो ये 84 विलेजेस का इलाका आबाद करते थे। इलाका 84 का, उसके 21 की 4 डिवीजन्स, शाम 84 इंडिया में, छछ 84 हजरो और धन 84 चकवाल। कदीम कब्रिस्तानों में जाकर कतबों पे लिखी हुई तहरीरें, अशार पढ़कर ये बता सकते हैं कि ये कब्र कितनी पुरानी है। इसको तारीख गोई कहते हैं। ऐसा शेर लिखना जिस शेर के अंदर से जो है ना वो निकल आए तारीख। एक कब्र के सराहने गए, उमर बीबी खातून का नाम था जिसकी कब्र थी। मैंने कहा मैं बता सकता हूँ ये कब पैदा हुई है और ये बता सकता हूँ कब फौत हुई है। उमर बीबी 1904 में पैदा हुई, फौत कब हुई है? 1938 में फौत हुई। उन्होंने कहा यार प्रोफेसर साहब ये आपने किस तरह कैलकुलेट। इसमें अगर आपकी शायरी शामिल ना हो हमारे प्लेटफॉर्म के लिए बहुत ज्यादती हो जाएगी। मैं उस महफिल में आया हूँ जहाँ जिक्र मोहम्मद है, जहे किस्मत मेरा विरदे जुबान जिक्र मोहम्मद है। अताएं देख लेती हैं जहाँ हूँ मुस्तफा वाले, करम भी ढूंढ लेता है कहाँ जिक्र मोहम्मद। ये प्यामे सहर नूर का एक नगर, इससे जुल्मत में होती रहे रोशनी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट अलमास पावर एडवोकेट और आप देख रहे हैं प्यामी सहर। नाजरीन, दुनिया के नक्शे पर कुछ खित्ते ऐसे होते हैं जो अपनी जोग्राफियाई शनाख्त की वजह से नहीं बल्कि उस मिट्टी में जन्म लेने वाली उन शख्सियात की वजह से जाने जाते हैं जो अपने नाम और अपने काम की वजह से अपनी मिट्टी का नाम रोशन करती हैं। चकवाल भी उन्हीं खुशनसीब खित्तों में शुमार होता है जहाँ ऐसे बाकमाल लोग पैदा होते हैं जो अपनी मिट्टी और अपने मुल्क को दुनिया के हर कोने में मशहूर करते हैं और उसका नाम रोशन करते हैं। आज हमारे दरमियान एक ऐसी ही नामवर शख्सियत मौजूद हैं जिनका तारुफ किसी एक सिटिंग में मुमकिन ही नहीं। वो एक PhD डॉक्टर हैं, स्काउटिंग की दुनिया में एक सदारती अवार्ड याफ्ता शख्सियत हैं, मशहूर नगमा निगार हैं जिनके मशहूर नगमे पाकिस्तान के लीजेंड राहत फ़तेह अली ख़ान और इंडिया की सिंगर रिचा शर्मा ने अपनी आवाज़ में गाए। वो एक बेहतरीन मुहक्किक हैं और अपनी सरज़मीन और अपनी मिट्टी के बारे में बहुत सी उन्होंने ऐसी तहकीक की और उसको महफूज किया जिसको सुन के हम सब हैरान रह जाएंगे। एक ऐसा नाम जिन्होंने जनरल मजीद की किताब हम भी वहाँ मौजूद थे को लिखने में अहम किरदार अदा किया। तो आइए हम उनको अपने प्लेटफॉर्म प्यामी सहर पे दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मशहूर व मारूफ पर्सनालिटी मौजूद हैं डॉक्टर बाकिर वसीम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको प्यामी सहर के प्लेटफॉर्म पे हम दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका अलमास बाबर, आपका बहुत शुक्रिया कि प्यामे सहर में आपने मुझे इनवाइट किया और आपका ये सेटअप बड़ा अच्छा है। आप जो है वो चकवाल की बड़ी मौसर आवाज़ बन के आप जो है वो चकवालियात को आप कर रहे हो, मुतारफ़ करा रहे हो, तो मैं आपको एक तो शाबाश देता हूँ और बड़ी खुशी हुई है। सर आपकी एक पर्सनालिटी में इतना कुछ एक साथ यकजा है कि आपका तारुफ एक ही सिटिंग में करवाना नामुमकिन सी बात है। अलमास बात यह है कि बुनियादी चीज़ जो है वो क्रिएशन है।
तख्लीक है, उसके बाद फिर तहकीक है। जो बंदा तख्लीकार होता है, जो कता लिख लेता है, वो नात भी लिख लेगा, हम्द भी लिख लेगा, वो नज़्म भी लिख सकता है, गज़ल भी लिख सकता है, ठीक है, और अफसाना लिख सकता है, तकरीर जो है वो लिख सकता है। तो ये बुनियादी चीज़ जो है वो तख्लीक है। तो बस तख्लीकी सलाहियत अल्लाह ताला की तरफ से वदियत है, जिसमें मैं जो है वो ममनून एहसान हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। और इसके साथ जो है वो बहुत अज़ाम है ये तहकीक के रास्ते पर गामज़न हुआ, एमफिल की और पीएचडी की, और अब लोगों से तहकीक करवा रहे हैं, और मैं सुपरवाइज़ कर रहा हूँ पीएचडी के मकाले और एमफिल के, और उसमें चकवालियात को भी जितना हिस्सा चकवाल का बनता है वो हम स्कॉलर्स को से मकाले जो हैं वो लिखवा रहे हैं। सर, एक पीएचडी डॉक्टर होना और स्काउटिंग की दुनिया में एक बहुत बड़ा सदारती अवार्ड लेना और इसके साथ साथ नगमा निगार भी होना, ये सारी खूबियाँ एक साथ कैसे यकजा हो सकती हैं? आपके नगमे जो हैं वो राहत फ़तेह अली ख़ान और इंडिया की ऋचा शर्मा ने भी गाए, तो ये एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? बुनियादी तौर पर बात यह है कि जो कुव्वत अमल है ना, मैं चूँकि एक स्पोर्ट्समैन भी रहा हूँ, हॉकी खेलते रहे हैं, और कॉलेज का 3000 और 5000 का वो चैम्पियन भी रहा हूँ, और हाई जंप में। तो दो चीज़ें जो हैं, कुव्वत अमल और कुव्वत मुतख़य्यला, ये चीज़ें जो हैं बंदे को दूसरों से मुमताज़ कर देती हैं, उसमें जितनी बंदा मेहनत करता है। गीत निगारी जो है वो कोई इतना मैं प्रोफेशनल गीत निगार नहीं रहा। ये सारे गीत जो लिखे हैं ये दोस्तों अहबाब की वजह से लिखे। बल्कि दो गीतों का और मैं तज़किरा कर दूं कि ये जो पंजाब पेट्रोलिंग पुलिस है, जी जी, इनका तराना जो है वो सफ़र महफूज तर है, वो मैंने लिखा हुआ है। हाई कोर्ट का तराना जो है, जब हाई कोर्ट को 150 साल मुकम्मल हुए, तो उसके लिए जो है अदल और इंसाफ का रोशन नगर, वो तराना भी जो है वो उनकी वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। जी जी, तो वो भी मैंने लिखा। तो बुनियादी तौर पर चीज़ जो है वो तख्लीक है और अमल है। स्काउटिंग में जो है वो, मैं उस वक्त स्कूल साइड पे था, तो कोई और बंदा तैयार नहीं था। मैं चूँकि स्काउट रहा हूँ कॉलेज में, स्कूल में, तो फिर बच्चों को मैं ले गया, 2-4 साल जो है वो उस पर काम किया। फिर मैं डिस्ट्रिक्ट स्काउट सेक्रेटरी हो गया, और 10-12 साल मैं ज़िला चकवाल में डिस्ट्रिक्ट स्काउट सेक्रेटरी रहा। यहाँ पे दो जो है वो, एक कटास में और एक वौला में, पंजाब के एक कैंप मुनक्कद हुए। वहाँ पे उनका 6-7 रोज़ा कैंप लगा, ये पहली दफ़ा हुआ। तो फिर गवर्नमेंट ने मुझे इसमें, इस सिले में, स्काउटिंग के सिले में सरकारी ख़र्चे पर हज करवाया, और फिर अच्छा। सदारती अवार्ड जो है ना, ये जो है वो मुझे दिया गया। तो ये काविश और मेहनत जो है ना वो रंग लाती है। जिस फील्ड में भी आप काम करते हैं, आपको जो है वो उसका सिला जो है वो ज़रूर मिलता है। तो सर, आपके जैसे बॉर्डर पार तक नगमे गाए गए, ये एक्सपीरियंस आपका आप थोड़ा सा शेयर करें कि ये कैसा रहा? ऋचा शर्मा के अलावा भी क्या और भी सिंगर्स ने आपके गाने गाए? एक एनजीओ में मैं काम करता था, तो वो उसमें ये था कि मैं तराना वगैरह, नज़्म वगैरह, फिल्बदी लिख लेता था। तो वो एक कंपनी है इन सिंक, नुमान रऊफ़ उसके जो है वो डायरेक्टर है। इन सिंक को एक राइटर चाहिए था कि जो उनको गाने लिख के दे। मेरे एक दोस्त से उसने पूछा, उसने कहा बाकिर साहब लिख सकते हैं। वो इस वक्त जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज अस्कर माल रावलपिंडी में उर्दू पढ़ाते हैं। उसने मुझसे रब्ता किया। इन सिंह ने मुझसे इनिशली गाना लिखवाए। दो बहनें हैं ये इंडिया की, युक्ति अरोड़ा, उन्होंने एक गाना जो है वो गाया, मर जावा। मर जावा दुबई से जो है वो होगा, उसका मतलब है, उन्होंने ऑन एयर किया। और उन्होंने उस वक्त जो मिस वर्ल्ड थी, क्रिस्टीना बीजू, जी जी, उसको उन्होंने उसमें मॉडल के तौर पे लिया। बड़ा अच्छा गाना था। उसके बाद फिर माँ का गीत था। माँ का गीत इन्होंने एक रिकॉर्ड कराना था, तो इन्होंने मुझे कहा कि आप पंजाबी में लिखें। इंडिया की टॉप सिंगर ऋचा शर्मा है। ऋचा शर्मा जो है वो, उसने वो गाना देखा,
रिचा शर्मा उस वक्त 10 लाख रुपया लेती थी गाना गाने का। तो उसने मेरे प्रोड्यूसर को कहा कि तुहाडे कोलों एक पैसा नहीं लेना, ए नगमा इहदा स्क्रिप्ट ना चंगा है कि ये मेरी मां दे नाम। सर वो इस कदर खूबसूरत आपने लिखा हुआ है, उसका एक एक लफ्ज इतना खूबसूरत और उसके बोल इतने दिल को छू जाने वाले हैं कि वो कमाल का गाना है। वो मैं आपको एक बात बताऊं कि मुझसे मेरे कॉलेज के दोस्तों ने पूछा भी यार ये इतना अच्छा नगमा आपने लिखा है, जी तो आपको इसका मिला क्या है, क्या मिला है? मैंने कहा मुझे मिला ये है कि जब मैंने अपनी माँ को वो नगमा सुनाया है तो मेरी माँ ने देख के दिखाया, खुश कर देते ये बच्चा, मुझे ये मिला है। और एक माँ के मुंह से ये लफ्ज सुनने, इससे बड़ी तो कोई दौलत ही नहीं हो सकती है। तो उसने बड़ा अच्छा गाया। फिर उन्होंने लाहौर में उसको फिल्माया भी है, जी उसकी वीडियो जो है वो उस पर मौजूद है। लेकिन अगर मुझे कहा जाए कि मैंने अगर ज़िंदगी में कोई कारनामा किया है जी तो वो वही गीत है। सर तो उसके उसका अल्फाज, उसमें उस गाने के अल्फाज में वो फीलिंग्स हैं जो एक माँ के लिए हैं, वो वाकई एक बहुत कमाल की चीज है। तो ये इस तरह, तो ये सारे सफ़र जो है ये साथ साथ ही चलते रहे। कभी एक वक्त था कि मैं मुकर्रर था ज़िला चकवाल का चैम्पियन, तो कभी फिर वक्त आया कि मैं मुकर्रर ना रहा, मैं मुहर्रर बन गया। फिर पंजाब में जितने बच्चे जो हैं वो जाते रहे स्कूल साइड से, कॉलेज साइड से, इनको मैं तकरीरें लिखता रहा। और एक हाँ दिलचस्प बात यह है, जी जी उसकी वजह यह है कि इंटरव्यू में दिलचस्प बातें जो हैं ये ज़रूर बतानी चाहिए, जो जी सर। इंफॉर्मेशन। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि मैं ये जो तकरीरें लिख के दे रहा हूँ, बच्चे जो हैं वो पंजाब टॉप कर रहे हैं, तो एक्चुअली इसका आउटपुट क्या है। अब पता चला है कि इसकी आउटपुट क्या है। इसकी आउटपुट ये है कि बहुत सारे चैनल में जो न्यूज़ रीडर हैं वो मेरे शागिर्दात बैठे हुए हैं। माशाल्लाह। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो मुझसे जिन्होंने तकरीर सीखी और पंजाब टॉप किया, वो अब खबरें पढ़ते हैं, ठीक है, प्राइवेट चैनल्स पे भी हैं। तो जाहिर है जो लिखना जानता हो वो ज़िंदगी की किसी फील्ड में जाएगा, लिख लेगा, और जो बोलना जानता हो उसका, इसलिए तो फरमाया ना कि बोलो ताकि पहचाने जाओ, ठीक है। और ये दुनिया उनकी है जो बोल सकते हैं। तो कम अज़ कम बंदे को 3 चीज़ें आ जाए ना ज़िंदगी में, कोई तख्लीक करना आ जाए, बोलना आ जाए, और ज़िंदगी के मामलात जो हैं उनसे नबरदाज़मा होना, तरीके और सलीके से ये आ जाए, तो कामयाबी इंशाल्लाह बंदे को मिलती है। बेशक सर, और आप जैसे लोग तो हमारा सरमाया हैं। आपके बहुत शुक्रिया आपका। सर आपने जनरल मजीद साहब की किताब हम भी वहाँ मौजूद थे उसको लिखा। किसी की याददाश्तों को मुस्तनद किताब की शक्ल देना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। ये सफ़र आपका कैसा रहा? ये सफ़र यूँ हुआ कि जनरल साहब अपनी किताब जो है वो लिखना चाहते थे। उन्होंने जब ये आर्मी की सर्विस के बाद, जिस वक्त वो सफ़ीर थे, और वो फ्रांस में सफ़ीर थे, जी फ्रांस में सफारतकारी का तरीक़ाकार ये उनका वाक़या ये है कि वो फ्रेंच बड़ी अच्छी जानते थे, लोगों को नहीं पता। तो जब गवर्नमेंट ने उनकी रिटायरमेंट के बाद उनको कहा गया कि हम आपको सफारत जो है वो ऑफ़र करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा फिर मैं वो उस मुल्क में जाना चाहता हूँ जिसकी मैं ज़बान जानता हूँ। उनको फ़्रांस भेजा गया। फ़्रांस के क़याम के दौरान उन्होंने इरादा किया कि मैं लिखूँगा अपनी। उन्होंने इंग्लिश में उसको लिखना शुरू किया और उन्होंने उसका नाम रखा आई वॉज देयर। आई वॉज देयर। जब उन्होंने मुझे बताया, हाँ, फिर उन्होंने चकवाल जब आ गए, और ये बात है 2008-9 की, जी तो वो चकवाल में थे और वो कहते हैं मेरी एक ही ख्वाहिश है कि अब मैं किताब लिखूँ। उनका बेटे जो है कैसर मजीद साहब उस वक्त ये सेक्रेटरी थे आज़ाद कश्मीर के। जी उन्होंने वहाँ से 3 जो है वो शॉर्ट हैंड जानने वाले और राइटर वो लिखने वाले, तो वो उन्होंने भेज दिए। वो 3 दिन रहे और उन्होंने कुछ सफ़ात उसके लिखे, और तीसरे दिन उन्होंने ये कहा कि जो है वो
जनरल साहब ने कहा नहीं, कैसर इनको बोलो कि ये वापस चले जाएं, मैं इजी नहीं हूँ। फिर उन्होंने मुझसे रब्ता किया, इसके यूनुस अवान एक साथी होते थे जी उनके थ्रू पैगाम भेजा। इत्तेफाक से उससे पहले जनरल साहब का जो है वो मेरे पास उनका नंबर नहीं था। हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा बाकिर मैं किताब लिखना चाहता हूँ और मेरी नज़र सिर्फ आप पे ठहरती है। मैंने कहा सर मैं किताब इंशाल्लाह आपकी लिखेंगे, एक शर्त है, इसका मैं मुआवजा नहीं लूँगा, कोई चीज़ मैं आपसे नहीं लूँगा। वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा ठीक है। हमने लिखनी किताब जो है वो शुरू की। तो इसमें अरसा 4 साल का लग गया। 4 साल का यूँ लग गया कि मैं उसके दौरान ही जो है वो 9 ग्रेड में था, मुझे स्कूल साइड का 17 ग्रेड मिल गया जी तो मैं एसएस बन गया और मैं बगवाल चला गया। उसके बाद फिर अगले साल फिर मैं जो है वो कॉलेज साइड पे मेरी सिलेक्शन हो गई। दरमियान में थोड़ा तातुल आ गया, लेकिन हमने उसको जारी रखा। अच्छा, जनरल साहब की किताब में एक तो ये है कि चकवाल के बारे में इतनी मालूमात लियाकत अली खान न्याजी की किताब तारीख़ चकवाल में भी नहीं है जितनी जनरल मजीद साहब की किताब में है। लोगों का क्यों का उससे इख्तलाफ हो या इत्तेफाक हो, क्योंकि जनरल साहब एक सियासी पर्सनैलिटी थे। लोग मुखालिफ भी होते हैं, सियासतदानों के धड़े के बंदे थे, मुखालिफ धड़े वाले भी उसको और नज़रों से भी देख सकते हैं, कोई बात नहीं। किताब बहुत अहम किताब है, इम्पॉर्टेंट किताब है चकवाल के हिसाब से। जनरल साहब की लाइफ में जो, हाँ एक किताब के बारे में अलमास मैं ये बताऊं कि ये जो ज़िंदगी का सफ़र है ना, वो चूँकि तरतीब में पड़ा होता है ना, बचपन है, लड़पन है, तालीम है और फिर सर्विस है, फिर रिटायरमेंट है, यूँ सारा उनकी इसको तरतीब देना इतना मुश्किल नहीं होता। लेकिन जनरल साहब की ज़िंदगी में जो रंगा रंगी थी वो बहुत ज़्यादा थी। एक दूर दराज इलाके का तालिब इल्म है, वो चकवाल में आकर पढ़ता है, पैदल जाता है और फिर जनाब वो क्लर्क ना क्लर्क नहीं, पहले वो बॉय भर्ती होते हैं, रिक्रूट से भी नीचे बॉय भर्ती होते हैं, फिर वो सिपाही जाते हैं, फिर क्लर्क बनते हैं, फिर वहाँ से कमीशन लेते हैं, फिर जनाब वो जर्नैली तक जाते हैं। जर्नैली के बाद उनकी सफारतखाना ज़िंदगी है, फिर उनकी जो है वो 85 का इलेक्शन है, 85, 88, 90, 93, 97, ये उनके 5। इसमें तो एक स्ट्रगल की स्टोरी है, बड़ी पूरी स्टोरी है। और फिर हमने मालूमात देनी है कि ये इलेक्शन यूँ हुआ, ये इसमें इतने कैंडिडेट थे, फलां कितने वोट थे, फलां कितने, और हर चैप्टर की एक अलग पूरी दास्तान, पूरी एक हर मतलब इलेक्शन का एक चैप्टर है। हाँ जी, ये भी है। तो इस लिहाज से वो बहुत हाँ, दूसरी बात यह है कि उसका नाम हमने रखा आई वाज देयर, तो मैंने कहा हम भी वहाँ मौजूद थे। ये इब्ने इंशा का एक मिसरा है कि कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा, कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा, हम भी वहीं मौजूद थे, हमसे भी सब पूछा किए, हम चुप रहे हम हंस दिए, मंजूर था पर्दा तेरा। तो मिसरा वो ये है, हम भी वहीं मौजूद थे। मैंने कहा इसको यूं कर दें, हम भी वहाँ मौजूद थे। बहुत कमाल का ये वो आप फिर लोगों ने टॉपिक उसी तरह, और वो बातें किताब इस तरह है, जो बात जनरल साहब के मुंह से निकली है हमने वो लिखी है। पेश लफ्ज़ का नाम है, जनरल साहब ने कहा और यार पहले तो कुछ इस किताब के बारे में लिखेंगे ना, लेकिन टाइटल सिलेक्ट करना ये बहुत वो भी बड़ा अच्छा वो रहा। अच्छा, वो तो उसके पेश लफ्ज़ का नाम है कुछ इस किताब के बारे में, जिस तरह जनरल साहब ने कहा। जी जी। तो वो ये है कि उनकी बेसाख्ता अंदाज में लिखी हुई किताब है। 2-4 साल तो लग गए हैं, लेकिन हमने जो है वो उस पर कोशिश करके तो उसको एक अच्छा डॉक्यूमेंट बनाया चकवाल के हिसाब से और पाकिस्तान के हिसाब से। ये तो सर फिर बहुत एक ज़बरदस्त बुक है जिसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। ये किताब कम से कम चकवाल वालों को ये किताब जो है वो ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो बेशक आपके कोई इख्तलाफी कोई मामलात हैं, अगर आप उसको, तो वो मैंने पहले बताया है कि सियासतदानों का एक मुआफ़िक धड़ा होता है और एक जो है वो मुखालिफ होता है, ऐसा ही तो है। लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी के तमाम उसको वाक़यात को और चकवाल का जो इब्तदाई ये दौर है उसको उन्होंने
ज़िला किस तरह बना, पहला इजलास किस तरह हुआ। और इत्तेफाक की बात ये आपके प्रोग्राम्स की तवस्सुत से मैं ये बात बता दूं कि ज़िला चकवाल का जब इफ्तिताही तकरीब हुई थी, मैंने उसमें नज़्म पढ़ी थी। ये ये तो 1 जुलाई 1985 को ये 15 के पास जो ये हाईवे वालों का दफ्तर है, जी उसके लान में ये तकरीब हुई थी। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ उसके जो है वो वज़ीर आला पंजाब थे, उन्होंने ज़िले का इफ्तिताह किया था। और मुनीर नवाबी साहब सैगलाबाद के थे, उन्होंने उसकी कंपेयरिंग की थी जी और मैंने उसमें जो है वो नज़्म पढ़ी थी। तो ये भी एक वाक़या है। सर, ये तो आपने एक तरह से रिकॉल करवा रहे हैं आप पूरी चकवाल की हिस्ट्री। बस चकवाल हमारे सामने बना है 85 में। मैं उस जलसे में मौजूद था जिसमें जो है वो ऐलान उन्होंने किया सर ज़ियाउल हक ने, ठीक है। और स्पासनामा हमने सुना ये कॉलेज ग्राउंड पर, ठीक है। तो फिर उन्होंने ज़िले की तश्कील का ऐलान किया। फिर पहले इलेक्शन जो है, पहले इलेक्शन में नूर खान साहब, एयर मार्शल नूर खान और जनरल मजीद मलिक, ये दो एमएनए जो है वो आज़ाद हसीयत से जीते थे, वो हमें याद है। फिर इन दोनों की जो मुलाकातें होती रहीं, तो मैं उस वक्त सियासी जलसों में कोई नज़में शज़में पढ़ने का एक जिस तरह तालिब इल्मों में होता है ना, तो वो था मुझे। तो इस लिहाज से ये सारा मंज़र पूरा चकवाल जो है ये हमारे सामने बना और हमने उसको देखा। और एक कॉलेज स्टूडेंट की हैसियत से, और हम इसकी बाद अज़ां तो खैर हम इसकी मरकज़ी टीम में आ गए कि ये वज़ीर आला आ रहा है और ये आपने सफ़ासनामा लिखना है और ये फंक्शन हो रहा है और आपने उसकी कंपेयरिंग करनी है, ये स्क्रिप्ट आपने लिखना है। तो ज़ाहिर है बंदा कंट्रीब्यूट वही कुछ करता है जो कुछ उसके पास होता है। तो हमने कुछ ना कुछ इस चकवाल को दिया है अपनी उस दानिस्त के मुताबिक। सर, आप अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ा भी रहे हैं? जी, मैं कॉलेज से रिटायर्ड होके तो मैं एक इस्लामाबाद की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, जहाँ एमफिल और पीएचडी की क्लासेस होती हैं। मैं शोबा उर्दू से मुंसलिक हूँ और मैं जो है वो बहुत सारे थीसिस जो है, मकालाजात जो हैं, उनको सुपरवाइज़ भी कर रहा हूँ। और कोशिश ये कर रहा हूँ कि इलाके की भी एक खिदमत हो जाए। और सर, आप एक लंबे अरसे तक जिना अखबार में और ख़बरें में कथा लिखते रहे रेगुलर बेसिस पे। कताब निगारी का बुनियादी तौर पर शौक़ जो है वो 89 में हमने शुरू किया था। जब चकवाल ज़िला नया बना था तो बड़े बड़े अखबार जो हैं वो वहाँ से निकले थे। पहला अखबार ज़िला चकवाल का था वो प्रेम सागर था। हाँ, इत्तेफाक की बात ये अलमास, जी जी ये बात जो है वो देखने वालों के लिए बड़ी दिलचस्प होगी। उर्दू का पहला अखबार जो है ना वो प्रेम सागर है, ठीक है। और चकवाल का पहला अखबार भी जो है वो प्रेम सागर है। व्हाट अ कोइंसिडेंस। अच्छा, तो बड़ी खूबसूरत आपने बात बताई है। पहला अखबार यहाँ का प्रेम सागर है जो सरफराज साहब एक थे, उन्होंने जो है वो छापा था। दूसरा अखबार इनका ये धन कौन है, और तीसरा अखबार जो है वो मन भावन है। प्रेम सागर खत्म हो चुका है और धन कौन और मन भावन जो है वो अभी जो है वो चल रहे हैं। ये कदीम तरीन अखबार है मकामी जी। तो मैंने मन भावन से कथा जो है वो लिखना शुरू किया। एक कथा आपको मैं सुनाना चाहता हूँ। जी जी, जरूर जरूर। हर कथे के पीछे एक कहानी है, कोई वाक़या होता है, ज़िला चकवाल के इश्यूज होते हैं। हुआ ये कि बलदियाती इदारे थे यहाँ पर, उन बलदियाती इदारों में ज़िला काउंसिल के चेयरमैन थे मेजर सलीम साहब जी। और बल्दिया के चेयरमैन थे अमीर खान साहब, अमीर खान भट्टी साहब जी। तो मैं उस वक्त मकामी अखबार में कथा लिखता था। मुझे किसी ने कहा कि भाई यार ये अभी दोबारा बलदियाती इदारे टूटे हैं, दोबारा फिर अभी मुंतखब होने हैं, तो चेयरमैन कौन बनेगा, इस पे कथा लिखो। तो मैंने एक कथा लिखा जो मेरे हाफ़ज़े में अभी है, तो मैं आपकी वसातत से आपके नाज़रीन तक पहुँचाना चाहता हूँ। कथा ये था कि मफ़हूम जा चुके हैं फ़हम फ़हीम तक,
इबहाम सब अयां है अलिफ से मीम तक, पहुंची है बात गैब से बाकिर वसीम तक, सब कुछ अमीर खान से मेजर सलीम तक। वाह क्या बात है सर। मैंने कहा कि नया जो टेन्योर होगा जी। उसमें कोई बात नहीं होगी, मेजर सलीम साहब जिला के चेयरमैन होंगे और अमीर खान भट्टी साहब जो है ये बल्दिया के चेयरमैन होंगे। जब फैसला हुआ तो यही हुआ, फिर कमाल की इसी बात तरह है। जो है ना वो, तो इस तरह के हर कतात में जो उन कतात को अगर इकट्ठा करें तो जिला चकवाल की एक तारीख बन जाती है जो मकामी है। बाद अज़ां फिर मैं ख़बरें 92 में शुरू हुआ तो मैंने ख़बरें में लिखना शुरू कर दिया। मैं और बाबा जी ज़मीर जाफरी साहब हम दोनों कते लिखते थे। जी। तो वो बाबा जी जो हैं वो बड़े शफीक थे, ज़मीर जाफरी साहब, उनसे बड़ी मुलाकातें भी हुई, हमने टीवी पे मुशायरे भी इकट्ठे पढ़े। तो 2 कते एक दिन उनके छपते थे, दूसरे दिन जो है वो मेरे कते छपते थे। तो फिर ख़बरें के बाद मैंने 2003 में जना शुरू हुआ तो जना में लिखा। इसमें फिर 1 साल का तातुल यूँ हुआ कि उन्होंने कहा जी कि अब अनवर मसूद साहब लिखेंगे। 1 साल अनवर मसूद साहब लिखते रहे, लेकिन फिर उन्होंने छोड़ दिया, फिर मैं इसमें लिखता रहा। तो ये जब मैं पिंडी शिफ्ट हुआ 2009-10 तक तो मैं ये लिखता रहा। तो कतात निगारी पूरा एक सिलसिला है, 1989 से लेकर अब तक मैं कतात लिख रहा हूँ। अब एक मकामी अखबार में लिखता हूँ, मन भावन में, जिसमें हर हफ्ता छपता है कता, तो ताकि ये स्किल जो है ना ये ज़ाया ना हो जाए। ये तो सर बहुत खुशाइन बात है कि आप जो कतात लिखते हैं उसका सिलसिला जो है वो जारी है। सर आपकी बुक भी आ रही है अखांड के नाम से, तो उसके बारे में हम जानना चाहेंगे और उसका कौन सा ऐसा रुख है, पहलू है जो स्पेशली नौजवान नस्ल को उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो यह है कि जो लोक दानिश है, ये अखान, ज़रबुल अमसाल वगैरह, ये इससे पहले इस पे काम हो चुका है। काम जो हो चुका है वो पंजाब के हवाले से भी हो चुका है और बाकी सारे सूबों के हवाले से भी कुछ ना कुछ पश्तो वालों ने काम किए हुए हैं, सिंध वालों ने काम किया। लेकिन इत्तेफाक की बात यह है कि ज़िला चकवाल जो है इसकी अपनी लोक दानिश है। मुझे याद है कि जब मैं ये किताब ये कंपोज हो चुकी है, अभी उसमें तात्तुल सिर्फ मेरे माली मुश्किलात का है कि मुझे एक दफ़ा पेंशन वगैरह मिल जाए तो मैं इंशाल्लाह इसको जो है ना वो, क्योंकि अब उसमें बड़ी ताख़ीर हो चुकी है। तो मुझे याद है कि ग़ुलाम मुस्तफ़ा बिस्मिल साहब एक शख्सियत थे, उन्होंने मुझे कहा कि यार आप ये जो काम कर रहे हो, उनको पता चला कि ये फालतू कर रहे हो, अखान सारे लिखे हुए हैं। मैंने कहा नहीं, ये नहीं, हमारी अपनी दानिश है चकवाल की। उन्होंने कहा नहीं, चकवाल की क्या दानिश अपनी हो सकती है, कोई अखान सुनाओ। आप अखान बोलोगे तो वो कहते हैं किताबें मेरे सामने पड़ी हैं, आप जिस हर्फ से बोलोगे मैं उस हर्फ से, वो अल्फ़ाबेटिक में पड़ी हुई हैं तो मैं बता दूंगा। मैंने कहा कि हाँ देखें, दमी वेले दा मियाँ रांझा टुरया अजय फरीदे कोल, कि सहरी के वक्त से मियाँ रांझा जो है वो घर से चला है और अभी ये पहुंचा कहाँ पे है, फरीद कसर के पास पहुंचा है, फरीद कसर गाँव जी। अच्छा, उन्होंने कहा यार ये तो कोई नहीं है। इसी तरह मुझे याद है मैंने 3-4 अखान उनको ज़रबुल अमसाल सुनाए। उन्होंने कहा आपने हैरान कर दिया है कि चकवाल की अपनी लोक दानिश है, चकवाल की तो ये तो अखान उस पंजाब में नहीं है। मैंने कहा ये मकामी है, ठीक है। तो इसी तरह फिर उन्होंने कहा कि आप इसको लिखें। 2200 अखान हैं और उनके 40-50 सफ़ात पे मुश्तमिल पहले एक दिबाचा है जिसमें उनकी तहकीक है कि ये जंग अज़ीम अव्वल के कौन से हैं, जंग अज़ीम दोम के कौन से हैं, और ये इसमें इलाकों का तज़किरा क्या है, मज़हब के क्या हैं, पेशों के कौन से हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या क्या चीज़ें, ये तो फिर तहजीब और सकाफत पे एक बहुत बड़ा एक तरह से ख़जाना है। वो किताब जो है, अभी लोग ये कई नेट पे रोज़ कुछ लोग अखान देते हैं ना, लेकिन उसके आने के बाद लोगों की ये मुश्किल हाल हो जाए। हाँ, उसको मैंने अल्फ़ाबेटिक अरेंजमेंट में किया हुआ है, अलिफ बे में,
और उसको मैंने इकट्ठा करता रहा और उनको लिखता रहा। जब अखाड़ों की रेपिटेशन शुरू हो गई ना, तो मैंने कहा अब ये सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया है, अब इसमें और आने की गुंजाइश नहीं है। तो मुश्किल ही है कि कोई अखाड़ ऐसा रह गया हो ज़िला चकवाल का जो मतलब है उसमें ना आया हो। ठीक है, 2200 की तादाद जो है वो बड़ी तादाद होती है। सर, मुकामी तहजीब, मुकामी सकाफत को इस तरह से सेव करना, ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा टास्क है ये। तो बस अल्लाह ने तौफीक दी, इसमें दोस्तों का बड़ा जो है वो अमल दखल है। और मेरी वालदा साहबा अब दुनिया में नहीं है, उनको बहुत ज़्यादा अखाड़ आते थे, बहुत ज़्यादा। वो बात बात पर जो है ना वो अखाड़ पढ़ते थे, हमें कोई बात समझाते हुए भी। ये तो बहुत सारी दानिश तो हम घर से लेकर चले हैं जी। ठीक है। तो हाँ, एक बात ये है, उस तहकीक में मुझे एक ख़ास बात ये है, जिस बंदे से भी कहा है ना कि यार कोई अखाड़, वो कहता है हो आप लेट हो गए हो, मेरी फूफी को बड़े आते थे, मेरे दादाजी फौत हो गए हैं, उनको बड़े अखाड़ आते थे। तो मैंने सोचा कि ये जो दरिया तो गुजर चुका है, ये बाकी जो पानी इनमें मौजूद है ना, इससे हम गला भर लें, वरना ये पानी भी कहीं खुश्क ना हो जाए। और फिर अल्लाह ने हमें तौफीक दी कि हमने जो है वो अपने दोस्तों की मदद से, शागिर्दों की मदद से उनको सारों को कंपाइल कर लिया। सर, ये बहुत बड़ी काविश है आपकी। तो बस अल्लाह करे कि अब ये छप जाए, कंपोज तो हो चुकी है जी। ठीक है। तो अब ये जो है वो इंशाल्लाह अब ताखीर नहीं होगी। सर, आपकी बुक के लिए दिल से बहुत सारी दुआएं हैं, और आपका ये बहुत बुक शुक्रिया। यकीनन जब मार्केट में आएगी तो बहुत से लोगों के लिए ये बहुत से मसाइल हल कर देगी कि नेट सर्चिंग ख़त्म हो जाएगी, और जो मिसिंग है बहुत सी सकाफत, तहजीब, वो लोगों के सामने आ जाएगी। जी। तो उसमें बाकायदा उसमें ये भी हुआ फिर, हाँ, एक ताखीर जो उसमें हुई है उसमें एक बरकत भी शामिल हो गई है कि जब मैंने वो किताब कंपाइल करना शुरू की थी तो उस वक्त मैं एमफिल या पीएचडी नहीं था। जी। अब मैंने एमफिल और पीएचडी दोनों जो डिग्रियां इसमें इस दौरानिए में की हैं। अब मुझे पता है कि उसके अंदर से क्या क्या चीज़ें निकालनी है। जी सर। एक ये है कि अखाड़, सबसे मुख्तसर अखाड़ कौन सा है, सबसे लंबा अखाड़ कौन सा है, शेरी हैत में कौन सा है, जंग अजीम अव्वल का कौन सा है, दोम का कौन सा है, 65 की जंग का कौन सा है, 71 की जंग का कौन सा, ये सारे अखाड़ हमने अलहदा अलहदा उनकी शनाख्त की हुई है। एक मैं आपको सबसे मुख्तसर अखाड़ सुनाता हूँ। 2 अल्फाज है। जी। एरा बोलदा। एरा बोलदा का मतलब ये है कि बुनियाद जो होती है ना बंदे की, वो बताती है कि मैं बुनियाद हूँ। ऐसा ही है। ठीक है। तो वो फिर इस तरह से हर चीज़ का वो अलग-अलग उनकी शनाख्त जो है ना, ये फिर जो पीएचडी करने के बाद जो अल्लाह ताला ने ये तहकीकी जो विजन दिया है ना, इसकी बुनियाद पर उसको शनाख्त किया है। हम आपसे अब कुछ अखाड़ भी सुनना चाहेंगे, कुछ मशहूर अखाड़ अगर आप सुनाएं तो ये हमारे नाज़रीन के लिए भी बहुत दिलचस्पी का बायस होगा। एक तो ये है कि सारे अखाड़ जो है ना वो हमने उनको अलिफ बे में किया हुआ है। एक मुझे दिलचस्प जो है वो याद आ रहा है, वो ये है कि हटियों आया दब्बे सीता, वेलगी रने तू के कीता, कि कपड़ा जो है वो दुकान से आया है और दर्जी ने सी दिया है। ऐ सुस्त औरत, तूने तो कुछ भी नहीं किया, इसमें तेरा हिस्सा तो कोई नहीं है। अच्छा, तो इसी तरह जो है वो और अभी वो एरा बोलदा, वो मैंने आपको बताया कि हाँ, जानवरों के बड़े तस्करे हैं। जानवरों के ना ये जो हमने मवेशी पाल रखे हैं, ठीक है, कुत्ते के बारे में, उसकी फितरत, गद्दी की फितरत, हाल चलाने के बारे में, और जो है वो रिश्तेदारी के बारे में, ठीक है, बड़ा उसमें जो है वो तनव्वु है, वैरायटी है। मोहम्मद खान भी डाल रहा था, जर्मन भी डाला। जर्मन की जब जंग हो रही थी तो ये था कि कोई खातून है, उसका बेटा जो है वो गया हुआ है और उसको पता चला कि
जर्मन नहीं बोलते थे उस वक्त, जर्मल बोलते थे, अनपढ़ लोग थे। तो उसने कहा कि अल्लाह खैर ही करे भाई, जर्मल भी डाढ़ा तो पुत्र मोहम्मद खान भी डाढ़ा, ठीक है भाई, उधर जर्मन भी बड़ा सख्त है, लड़ाका है, और मेरा बेटा भी लड़ाका है, तो कहीं आपस में लड़ ना पड़े वहाँ पे। उस बेचारी को क्या पता था कि ये गए लड़ने और हो ही जो है वो लड़ाई हो रही है जी। और इसी तरह जंग का जो है वो कई जो माये के मिसरे हैं ना, वो अखान बन गए हैं। एक माये का मिसरा जो है उसको अखान की जो है वो हैसियत हासिल हुई, और ये 71 की जंग जब हुई तो उस वक्त ये ज्यादा बोला जाता था, त्रुटियां लामा रंडी सुहागन सही होसी। जब जंग खत्म होगी तो पता चलेगा कि कौन औरत सुहागन है और कौन बेवा है। तो अभी बहुत सारा, जब भी कोई इलेक्शन होता है तो लोग कहते हैं भाई इलेक्शन का क्या बनेगा, तो आगे से लोग कहते हैं त्रुटियां लामा रंडी सुहागन सही होसी। भाई जब जंग खत्म होगी तो पता चलेगा कि, तो जो भी अखान चकवाल के हैं उनके पीछे कोई ना कोई हिस्ट्री है, कोई ना कोई वाक़या है, कोई ना कोई दानिश है, स्टोरी है, ठीक है ना जी। तो उन सारों को हमने जो है वो इकट्ठा किया है, उनका तर्जमा किया है उर्दू में, तर्जमा जो है वो, तो साथ ही अगर कहीं कोई उसके बारे में उसका इशारिया बताएगा, अगर आपने चकवाल कहाँ का लफ्ज़ आया है तो वो बोन का आया है, तो वो फरीद कसर का आया है, तो वो फलां गाँव का तस्करा का, आप उस पर जो है वो आ जाएंगे और आप उसको शनाख्त कर लेंगे। अच्छा डॉक्यूमेंट है, चकवाली एतबार से जो है ना उसकी बड़ी अहमियत है। नहीं सर, इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए, और जब ये बुक आपकी पब्लिश हो जाएगी तो ज़रूर इंशाल्लाह ये लोगों के नॉलेज में इजाफा करेगी। सर, अब गुफ्तगू का रुख उस तरफ मोड़ते हैं जिस तहकीक ने आपकी चकवाल के लोगों को दोबारा उनकी रूट्स के साथ जोड़ा। हम डेली बेसिस पे चकवाल का नाम लेते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि आखिर चकवाल का नाम पड़ा कैसे, इसकी रूट्स क्या हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि चकवाल नाम कैसे पड़ा। अच्छा, बात यह है कि जो अस्माए दे है ना, जिस वक्त तला गांग भी हमारे साथ शामिल था, तो मुझे ये तजस्सुस हुआ कि हम इनके नामों को देखें कि इनके इन नामों के मतलब क्या है। पहले हमने उसके ना खदो खाल बनाए भाई, पॉकेट्स अलग-अलग बनाए। कोई ज़मीनी खदो खाल का नाम हो सकता है, नक्का, टिल्ला, जेक, ठीक है, खिरली, छोई, ये मैरा जी, ये ज़मीनी खदो खाल के नाम है। अच्छा, आड़ा भी जो है ये ज़मीनी खदो खाल का, पहाड़ पर चढ़ते हुए दरमियान में सांस लेने की जो जगह आएगी थोड़ा सा, मैं आपको बात बता दूं कि ये कोस्ताने जो उधर ये है ना मारगला, इस पे हम पहाड़ पे चढ़ रहे थे, तो एक बूढ़ा सा आदमी हमारे साथ था, तो वो कहता है अथे आड़े थे जरा सा करने जी। तो मुझे ये पता सस्ताने की जगह है, ठीक है ना। अच्छा, तो फिर हमें ये पता चला, मैं वो चूँकि ये आपकी टीम की फारीना है, ये बात मैं फारीना के लिए कह रहा हूँ और उसके इलाके के लिए कह रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि इनका नामों का मतलब निकालने के लिए पहले ये तयन करें कि वो किस ज़बान का लफ्ज़ है। आड़े का जिक्र आया तो मैं बात कर दूँ, तहकीकी बात है जी जी। और इस जंगल के इलाके के लोगों के लिए, भाई जिसके ऊपर तोया आएगा ना वो हिंदी का लफ्ज़ होगा या पंजाबी का होगा, ठीक है ना जी जी। पहाड़ खान है मिसाल, पहाड़ के ऊपर वो रे के ऊपर ये तोया आ गया है, तो ये फारसी और अरबी तो हो नहीं सकता, ये हिंदी है या पंजाबी है। आड़ा की ये ऊपर ये छोटा तोया होता है, इसको तोया बोलते हैं। तोया आया हुआ है तो इसका मतलब है ये हिंदी लफ्ज़ है आड़ा, और जब ये हिंदी है तो इसकी तो आगे हमें इमला भी पता इसका चल गया है कि ये आगे गोल है नहीं है, अलिफ है। आड़ा वाले जो गोल ए के साथ लिखते हैं ये गलत है, ये अलिफ के साथ है। क्योंकि एक ज़ुबान से दूसरी ज़ुबान में जब जो है वो कोई लफ्ज़ जाता है तो उसमें अगर वो सौत ना हो तो फिर उधर से कोई चीज़ लगाते हैं, ऐसे ही
चूंकि अलिफ लेके आया है तो वो अलिफ ही रहेगा। अब ये जो गोल है ये तो अरबी वाली है, ये हमने अपनी इमला जो है वो गलत की हुई है। अच्छा, तो ज़मीनी खतो खाल के नाम है। चकवाल के बारे में आपने पूछा था, तो धन 84 जो है ये 84 विलेजेस हैं और पूरे 84 हैं। सर धन 84 क्या है बेसिकली? एक्चुअली ये था कि जो मुगल थे ना, ये जब कोई इलाका आबाद करते थे तो ये 84 विलेजेस का इलाका आबाद करते थे। एक इलाका 84 का, उसके 21-21 की 4 डिवीजन्स, 21-21-21 4 डिवीजन हो गई, और उस 21 की 7-7 की सब डिवीजन्स। ये उनका कोई इंतज़ामी मामला था। ठीक है, ठीक है। अच्छा, 84 उन्होंने आबाद की हैं 3। शाम 84 इंडिया में, हम तो ये समझते हैं शाम 84 घराना है, घराना नहीं है, इलाका है। शाम 84, छछ 84 हजरो, और धन 84 चकवाल। इन्होंने 3 84 जो है वो आबाद की। चकवाल की जो ये 1500 कुछ के लगभग, ये मतलब है 16वीं सदी की दूसरी दहाई की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें ये आबाद हुआ। तो उन्होंने ये किया कि 84 गांव आबाद किए, लोगों को ज़मीनें अलाट की, और फिर गांव का एक स्ट्रक्चर बनाया। एक जो है वो ये नंबरदार होगा, और इसमें सारे कबीले होंगे, मोची भी होगा, एक नाई भी होगा, फला चीज़ें होगी, कोई बर्तन बनाने वाला होगा, कोई लोहे का काम करने वाला होगा, कोई लकड़ी का काम करने वाला होगा। ये सारी चीज़ें जो उन्होंने पूरी की। अच्छा, तो फिर उन्होंने इनका जो नाम रखा, ये जो 84 गांव हैं, इनके नाम के बाद अलिफ लाम आता है, और जो पहला इसका लफ्ज़ है वो पर्सनैलिटी का नाम है। दीदवाल जो है ना, ये दीदू आल है। दीदू उस वक्त नाम बोला जाता था, दीदू पर्सनालिटी को। नूरवाल जो है, ये नूर या तो ये वाला है, वाला की तस्वीर है आगे, या आल है। पहला जो है वो ये नूर है, पहला पर्सनैलिटी। और चक्कू जो है ये भी पर्सनैलिटी थी। ठीक है, बल्कि मैं एक बात और बताऊं कि जो मैं अस्कर माल कॉलेज में भी पढ़ाता था, जी। और मेरी फुटबॉल टीम में एक लड़का था जिसका नाम था चक्कू। ठीक है जी। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, तो पता चला ये बलूचिस्तान का ये लड़का है, और बलूचिस्तान में ये चक्कू नाम जो है ये रखा जा रहा है, अभी भी रखा जा रहा है। तो ये पर्सनैलिटी के नाम है। आगे या आल है या वाला की अलिफ जो है वो मफकूद हुई हुई है, तो ये नाम बना हुआ है। एक ही तरह के नाम है, दीदू वाल, नूर वाल, पिन वाल, पिन्नू वाल, ठीक है, और चक्कू वाल। ठीक है, तो ये इस तरह के नाम है। वो पर्सनालिटी ली जाती थी जिन्होंने अपने इलाके में कोई काम किया होता था, या कोई नामवर शख्सियत होते थे, और उनके साथ ये वर्ड्स लगाए जाते थे, और फिर नाम सिलेक्ट होता था। जिनको वो ज़मीन अलाट की गई है, राइट। वो जो अव्वलीन आबादकार थे, जी। जिस बाबे को वो ज़मीन अलाट की गई है ना, उनके नाम के साथ उनके नाम के साथ ये वो बाबे चकवाल चक्कू को अलाट किया गया। ठीक है। और नूरवाल जो है ये बाबे नूर को अलाट किया गया है, और भागवाल जो है ये बाबे भागू को अलाट किया गया, और रूपवाल रूपू को अलाट किया गया है। ठीक है, और तो इस तरह से ये इस तरह जो है ना वो ये अव्वलीन 84 के नाम पड़े। वो 84 इलाके थे, 84 बंदे थे, 84 गांव आबाद हुए, और इस इलाके को चुरास कहा गया। और इस तरह से धन 84 जो है उस पूरे एरिया का नाम पड़ा। एरिया का नाम है। लेकिन सर ये आज आप इतनी इंफॉर्मेटिव हमें बातें शेयर कर रहे हैं, हमें इन रूट्स का नहीं पता था, और यकीनन ये हमारे नाज़रीन के लिए भी आज की निशस्त, आपकी बातें जो हैं वो एक ऐसे राज खोल रही होंगी चकवाल की हिस्ट्री के बारे में, सकाफ़त के बारे में, जो उनके लिए बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा और समझने को मिल रहा होगा, और अपनी मिट्टी से जुड़ने का मौका मिल रहा होगा। गाँव के नाम जो है ना, वो ज़मीनी खतो खाल का मैं बात बता दूं कि नामों पे अगर आप गौर करें ना, जी।
तो पता नहीं, डिंगी और सिदर, जी ठीक है, और नक्का, और फिर मैरा और खिरली, ठीक है। ये इनको अलहदा रखे अगर इन सारों को, ये जो मैंने वाल वाले नाम, बाकी जो हाँ बोटेनिक नेम्स भी हैं। जी बोटेनिक नेम्स ये हैं कि पौधों के ऊपर नाम है, ढोक बेर, ढोक टालियां, पिपली, सिंबल, ठीक है ना। तो ये तो बोटेनिक नेम है। जी। ज़ूलॉजिकल भी नेम भी हैं। वाड़े, वाड़े का मतलब है कैटल शेड, ठीक है ना, और उठवाल, ऊंट वाले, ठीक है। तो इस तरह जो है ना वो बॉटनी से रिलेटेड नाम है, ज़ूलॉजी से रिलेटेड नाम है, और जियोग्राफी से रिलेटेड नाम है, और इंसानों से मुतल्लक जो है वो नाम है। ज़िला चकवाल में जो वजूहात तस्मीया है ना वो 7 हैं। या तो दान 84 का, जिस तरह मैंने बताया, सर 84 तो 84 में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मुझे लगी जो आपने मुगलों के दौर की बताई कि वो जहाँ कोई एरिया आबाद करते थे वो 84 गाँव आबाद गांव करते। आबाद जी इकट्ठे करते थे। जी। तो या तो वो शख्सियात हैं, या ज़मीनी खदोखाल हैं, या पौधे हैं, या जानवर हैं, और या फिर कोई जो है वो कोई लैंडमार्क है, कोई आम चीज़ है, जी सर। ठीक है। तो इस तरह का जो है वो उनका ये नाम यूं नहीं पड़े, इसका कोई ना कोई वजह जो है वो होगी। रूट्स तो सर मौजूद होती हैं और उन रूट्स के बारे में इल्म होना ये भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, और आपकी वजह से आज हमें उन रूट्स के बारे में जानने का मौका मिला है। मैं एक नाम बताना चाहता हूँ आपको। हम लोग जब बचपन में थे तो हमारे गांव के पास एक गांव है चक बाजीद। जी हम ये समझते थे कि बाजीद एक शख्स है, और चक का मतलब हम रखते थे कि गांव। जी ये मैं आज आपके इस वसातत से नाज़रीन को बताना चाहता हूं कि चक का मतलब गांव नहीं है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, हम ये समझते थे कि चक बाजीद का मतलब है बाजीद का गांव। जब हमने इस पे रिसर्च की तो पता चला कि ये सारा पर्शियन क्लस्टर है। इसमें पर्शियन नाम है, पादशाहान फारसी नाम है, जी चक मलूक, चक उमरा, चक नौरंग, चक बाजीद। चक के बारे में हमें यह पता चला कि चक का मतलब है मेयर्ड एरिया। मेयर्ड एरिया है इसका मतलब, कैलकुलेटेड जो है वो टेरिटरी। अच्छा, चक का मतलब तो ये हो गया। बाजीद का मतलब ये हुआ कि जिस वक्त ये पर्शियन इन लोगों ने उमरा और नौरंग और ये उस वक्त आबाद किए, जी जी उस वक्त ये इलाका, ये गांव नहीं था, ये एक थोड़ी सी शिकारगाह थी, ठीक है, जो गैर आबाद छोड़ गई, चरागाह समझ लें या शिकारगाह समझ लें। और चक बाजीदन का मतलब होता है खेलना। बाजीदन से बाजीद निकला है, और चक का मतलब है मेयर्ड एरिया, खेलने के लिए मखसूस इलाका। जबरदस्त सर, ये तो बहुत इंफॉर्मेटिव है। तो जो हमारी मालूमात थी वो और थी, और प्रैक्टिकली जब इसको एनालाइज किया है तो और बात। ये खेलने के लिए मखसूस इलाका, ये शिकारगाह जो है वो अभी भी उसके वहाँ पे जो आसार वगैरह मिलते हैं। अभी तो खैर आबादी हो गई है मिल की भी, और ये तो तहकीक जो है ना वो, हाँ तहकीक सीना गजट को नहीं मानती भाई, हमारे बाबा ये कहता था, वो तो कहती है कि कोई को मानती है, कुछ रिसर्च को मानती है। कोई सबूत लेके आओ, कोई हकीकत शकीकत है तो वो बताओ, रिसर्च ये कहती है। ऐसा ही है। सर अब हम उस टॉपिक की तरफ आते हैं जिसने पर्सनली मुझे बहुत हैरान किया। मैंने जब पढ़ा और सुना इस बारे में तो ये मेरे लिए खुद बहुत ज़्यादा हैरानकुन बात थी कि आप कदीम कब्रिस्तानों में जाकर कतबों पे लिखी हुई तहरीरें, अशार पढ़कर ये बता सकते हैं कि ये कब्र कितनी पुरानी है, कौन से ज़माने या सदी की है। ये सर कैसे मुमकिन है? चलिए मैं आपको एक वाक्या सुनाता हूँ। जी सर। हुआ ये कि
इसको तारीख गोई कहते हैं। जी ऐसा शेर लिखना जिस शेर के अंदर से जो है ना वो निकल आए तारीख, जिस तरह बिस्मिल्लाह से 786 के अदाद निकल आते जी हैं। सर। अल्फाज से, अल्फाज की हरूफ की चूँकि कीमत होती है, उन कीमत को जब जमा करते हैं तो अदद बन जाता है और पता चल जाता है कि मिसाल के तौर पर इससे पहले यूं भी चलता रहा है कि किताब का नाम बता दो तो हमें खुद पता चल जाएगा कि ये किस सन में लिखी गई है। बागो बहार मिसाल के तौर पर है ना, जी हम इसकी अदद निकाल लेंगे, बे के 2, अलिफ का 1, गैन के 1000, आगे वाव के 6, फिर बे के 2, हम ये अदद जमा करेंगे तो 1200 कुछ बन जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा बागो बहार फलां में लिखी गई। पहले नाम किताबों के यूं लिखे जाते थे। जी ओके, मैं गवर्नमेंट कॉलेज अस्कर माल में पढ़ाता था जब मैं PhD कर रहा था इस पे, तारीख गोई पे, और इसके ज़्यादातर ख़जाना जो है वो कब्रिस्तानों में कतबों के ऊपर लिखे हुए अशार से मिलता है। बिल्कुल कॉलेज के हमसाए में एक जो है वो है एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान है जिसको ईदगाह कब्रिस्तान बोलते हैं। जी सर। उसमें 56,000 कब्रें हैं। ऐसा ही है। हम हर रोज़ 3,000 कब्रें जो है वो देखते थे। नाल मेरे साथ जो 6-7 स्टूडेंट होते थे, हम जाते थे और जो है वो 3,000 कब्रें हम देखते थे। कब्रिस्तान वालों को नहीं पता था कि ये कितनी है, हमने उनको गिन के दी हैं। कोई 56,643 कब्रें जो है इतनी हमने उनको गिन के दी। वहाँ पे एक घना सा दरख्त था, उसके नीचे लोग बैठे होते थे, वो हमें बड़ा प्रोटोकॉल देते थे ये वो। अच्छा, उनमें गोरकन थे, कब्रिस्तान कमेटी वाले थे, मिस्त्री थे और कब्रों की सफाई करने वाले। हम उनको सलाम करते, वो जवाब देते। एक दिन उन्होंने कहा कि प्रोफेसर साहब क्या कर रहे हैं आप, क्या तहकीक कर रहे हैं? मैंने कहा आ जाओ आपको बताते हैं। एक कब्र के सराहने गए, उमर बीबी उस खातून का नाम था जिसकी कब्र थी। मैंने कहा बताएं कि इस कब्र पे लिखा हुआ है कि कब पैदा हुई? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा लिखा हुआ है कब फौत हुई? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा मैं बता सकता हूँ ये कब पैदा हुई है और ये बता सकता हूँ कब फौत हुई है। उन्होंने कहा यह नहीं हो सकता। एक मिस्त्री कहता है कि मेरी तीसरी नस्ल जो है वो इस कब्रिस्तान में गुजरी है, मेरा दादा भी कब्रें पक्की करता था, मेरा बाप भी और मैं भी। ये बात आज मैंने पहली दफ़ा सुनी है। मैंने कहा यार ये बात ठीक है, इसी भी तो मेरी PhD है। उन्होंने कहा यार ये हो नहीं सकता। मैंने अपने शागिर्द को कहा, साथ MSc मैथ का स्टूडेंट था, कैलकुलेट कर भाई। उसने कैलकुलेट करके मुझे बताया कि उसने कहा सर उमर बीबी 1904 में पैदा हुई है। फौत कब हुई है? उसने कैलकुलेट किया, उसने कहा सर 1938 में फौत हुई है, 1938 में। उन्होंने कहा यार प्रोफेसर साहब ये आपने किस तरह कैलकुलेट किया? फिर उनमें से कुछ लोगों को ये बात समझ आई कि हर्फ की कीमत होती है। जिस बंदे ने ये कतबा लिखा है उसने उस फन में लिखा है, और जब ये कतबा कोई उस फन में लिखा हुआ होगा तारीख गोई में, तो मैं एनालाइज कर लूँगा कि ये जो है ना वो मतलब है इसकी पैदाइश ये है, और किताब का नाम होगा तो मैं बता दूंगा कि ये फलां सन में लिखी गई है। सर ये बहुत बड़ी महारत है, एक ऐसी स्किल है जो इंसानी अकल को हैरान कर देती है। चकवाल से मुझे 14 कतबे मिले थे। अच्छा, एक कतबे का मैं तज़किरा करना चाहता हूँ जी। वो कतबा है लगा हुआ है गवर्नमेंट हाई स्कूल करूली में, और इंडिया का कोई आदमी था उस वक्त, चूंकि एक उस पर तहसील चकवाल लिखा हुआ है और इंडिया का कोई बंदा था, उसने वो कतबा जो है वो लिखा था। बाद अज़ां तो मैंने खैर इस पर PhD की जी सर। तो फिर बाद में मैंने पता किया कि वो कौन था जिसने ये लिखा था, वो भी मालूम हो गया। उसके अंदर एक कार्यालय से मिल गया, और जो है वो चकवाल में दो तीन लोग थे, ठीक है। तो इस तरह कुल 14 कतात मुझे उस वक्त जो है ना कतबे। हाँ, एक बात की है, एक और बात जी सर, अहम बात है, वो ये है कि चकवाल में एक मकाम है जिसका नाम है करसाल, और करसाल जो है वो जाए विलादत है हज़रत बरी इमाम सरकार की।
अच्छा। वो यहाँ पर पैदा हुए थे। वहाँ का एक कतबा मुझे मिल गया, पीर लुत्फ शाह जी थे, उनकी कब्र का कतबा मुझे मिल गया। वो कथा जो उनके लिए की कब्र के लिए किसी ने लिखा था, लेकिन इनकी कतबे पे नहीं लिखा गया, वो मुझे किसी और किताब से मिल गया। उसको भी मैंने अपने थीसिस में शामिल किया है। तो वो कतबों की ये जो स्टोरी है ना, ये एक ऐसा हैरान कुन, एक बंदा इसके अंदर जाता है तो बंदा सर ये अलग हैरान, दुनिया है, अलग दुनिया, बंदा हैरान रह जाता, इंसानी अकल तो बिल्कुल हैरान रह जाती है। हैरान रह जाता है। तो ये इल्म है, वैसे इस्लामी इल्म है। इस्लामी इल्म है, बिल्कुल जी सर। जी सर ये यकीनन एक गैर मामूली फ़न है, अल्फाज तहरीर को देखकर, शेर को देखकर इस तरह से वक्त का तयन कर लेना, ये बहुत गैर मामूली सलाहियत है। तो सर आपके बारे में हमने ये भी सुना कि आप खुद भी अभी कतबात पे शेर लिख रहे हैं। मेरा जब भी कोई अजीज़ फौत होता है या कोई इल्म वाला, कोई अदब वाला बंदा, तो उसका मेरी कोशिश होती है कि उसका कतबा मैं लिखूं, और मैं उसको इस हिसाब से लिखता हूँ कि उसके शेर के अंदर से जो है वो तारीख निकलती है। अब कम से कम चकवाल में 40-50 कतबे जो है वो मैं लिख चुका हूँ। राब कलाम में मेरे एक दोस्त असरार मिनाज साहब टीचर थे हमारे साथ, उनके वालिद मोहतरम का इंतकाल हुआ तो कतबा मैंने लिखा। तो चक नौरंग में एक कतबा जो है वो मैंने लिखा। तो इसी तरह अब ततराल में जो निसार पेंटर, बड़े एक नामवर कलमकार थे, जी वो फौत हुए हैं, और उनकी अहलिया का और उनका कतबा जो है ना उस पर इसको तारीखी कतबा कहते हैं। जी। तो वो मैंने दोनों लिखे। तो इस तरह के और बड़े जो है ना, वो मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब काजी मोहम्मद बशीर साहब जो है, जिनका ताल्लुक तो बहादुर से था, तो वो फौत हुए, तो उनका जो है वो कतः तारीख मैंने लिखा था। तो ये फ़न जो है कदीम इस्लामी फ़न है, और हम इसको दोबारा हम चला रहे हैं कि अल्लाह करे कि ये फ़न जो है वो ये मिटे नहीं, और इसको कुछ और शागिर्दान भी, मेरे 4-5 शागिर्दान भी हैं जो लिखते हैं। कश्मीर में 8-10 कते जो है ना वो हमने लिखे हैं, और बल्कि कुछ ऐसे शहीदों के कब्रों पे मुझे एजाज़ हासिल हुआ है कि पाकिस्तान आर्मी के वो लोग जिनको शहादत का दर्जा हासिल हुआ है, उनकी कब्रों पे मैंने जो है वो लिखे हैं कोटा में। तो इस तरह का काम। सर अपनी तारीख को ज़िंदा रखना और अपनी तारीख को महफूज रखना, ये एक ऐसा काम आप कर रहे हैं जिसकी मिसाल नहीं मिल सकती। आपका शुक्रिया कि बस लोगों को, हाँ, मैं चाहता था कि ये फ़न दोबारा ज़िंदा हो, लेकिन शुक्रिया उनका, मौलवी वज़ीर साहब एक रावलपिंडी की मस्जिद में इमाम है, मेरे शागिर्द हैं, उन्होंने इस फ़न को दोबारा शुरू किया। ज़िला चकवाल का काजी नफीस फ़ारूक एक मेरा शागिर्द है, जी वो भी ये मतलब है कतबे जो है वो लिख लेता है। तो इस तरह के कुछ लोगों ने इसको फ़न को जो है वो लिया है, समझा है, और हम आगे बढ़ा रहे हैं। सर आपकी शख्सियत, आपकी इल्मी और अदबी गुफ्तगू और आपका जो रिसर्च वर्क है, वो तो इस तरह लग रहा है कि आप गुफ्तगू करते रहें और हम आपके इल्म से, आपके एक्सपीरियंस से मुस्तफ़ीद होते रहें। लेकिन प्रोग्राम का वक्त अब अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है, और इसमें अगर आपकी शायरी शामिल ना हो तो ये हमारे प्लेटफॉर्म के लिए बहुत ज़्यादती हो जाएगी, और हमारे नाज़रीन भी यकीनन आपकी शायरी से मुस्तफ़ीद होना चाहेंगे। एक नात शरीफ के चंद जी सर। अशार मैं जी सुनाना चाहता हूँ। मुहर्रम का महीना भी है। इसके मैं एक शख्सियत का नाम भी लेना चाहता हूँ। जी सर। यूं ही बैठे बैठे मैंने ये नात जो है वो अपने बहुत अजीज़ और दोस्त जनाब खालिद हसनैन खालिद साहब को लिख कर दी थी, और उन्होंने ये नात पढ़ी हुई है। बल्कि अक्सर महफिल में जाते थे तो पहला ये शेर पढ़ते थे। जी सर। आज वो दुनिया में नहीं है, तो ये नात उनके नाम।
मैं उस महफिल में आया हूँ जहाँ ज़िक्र मोहम्मद है। मैं उस महफिल में आया हूँ जहाँ ज़िक्र मोहम्मद है। ज़हे किस्मत मेरा विरदे ज़ुबां ज़िक्र मोहम्मद है। ज़हे किस्मत मेरा विरदे ज़ुबां ज़िक्र मोहम्मद है। और अताएं देख लेती हैं जहाँ हो मुस्तफ़ा वाले। अताएं देख लेती हैं जहाँ हो मुस्तफ़ा वाले। करम भी ढूंढ लेता है कहाँ ज़िक्र मोहम्मद है। वजीफ़ाए जहाने कुन फ़क़ा है तज़किरा उनका। वजीफ़ाए जहाने कुन फ़क़ा है तज़किरा उनका। खुलासाए मकानो ला मकान ज़िक्र मोहम्मद है। मैं उस महफिल में आया हूँ जहाँ ज़िक्र मोहम्मद है। ज़हे किस्मत मेरा विरदे ज़ुबां ज़िक्र मोहम्मद। सुभान अल्लाह सर। बस चंद ये अशार हैं। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। खुसूसन मैं अरशद महमूद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिनकी वसातत से आपके प्रोग्राम में जो है ना वो तो अगर इसमें सारे प्रोग्राम में इल्म का कोई पहलू निकलता है तो अल्लाह करे कि इस इल्म की तरवीज हो। तो अगर कोई गुरूर और तकब्बर का पहलू निकलता है तो मैं दस्त बस्ता अल्लाह ताला से जो है वो दुआ मांगता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे गुरूर और तकब्बर की तौफीक ना दे और जो है वो अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए। सर एक सवाल, एक फीडबैक हम अपने प्लेटफॉर्म पे आमी सहर के लिए आपसे लेना चाहेंगे। हमारा बेसिकली जो एम है वो इंटरव्यूज़ लेना नहीं है। हम लोग अपने मुआशरे के उन लोगों को सामने लाते हैं जो मुआशरे में एक पॉजिटिव किरदार प्ले करते हैं, अपने मुआशरे में अपने इल्मी सफ़र और अपनी जस्तजू के ज़रिए, अपने किरदार के ज़रिए वो एक ऐसी रोशन मिसाल बने हुए हैं जो लोगों में इल्म बांट रहे हैं। और आप माशाल्लाह एक मुहक्किक हैं, आपने इतना सारा काम किया है, आप इतना रिसर्च वर्क कर रहे हैं। तो आप हमारी इस काविश को किस नज़र से देखते हैं और हमारे लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अलमास मैं आपका, फ़रीना का और नुमान साहब का बहुत ममनून हूँ कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट किया। मैंने जो कुछ कहना है वो मैं शेर की ज़ुबान में कहता हूँ। जी सर, एक फिलबदी एक मुख्तसर सी नज़म जो है वो मैं आपकी नज़र करना चाहता हूँ और इस आपके प्रोग्राम प्याम सहर की नज़र करना चाहता हूँ। ये प्याम सहर नूर का एक नगर। ये प्याम सहर नूर का एक नगर। इससे जुल्मत में होती रहे रोशनी। इससे जुल्मत में होती रहे रोशनी। इससे कायम रहे हर घड़ी आगही। हर किसी ज़हन में इससे एहसास हो। हर किसी ज़हन में इससे एहसास हो। बात गोहर रहे इल्म अलमास हो। ये प्याम सहर नूर का एक नगर। बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके अल्फाज हमारे लिए वो सरमाया हैं जिनका हम आपको शुक्रिया अदा प्रॉपर कर ही नहीं सकते। आपका आना, आपकी गुफ्तगू यहाँ करना, आपका इल्म बांटना, आपके तजर्बात आपने हमसे शेयर किए, आपने अपनी रिसर्च हमसे शेयर की और ये हमारे लिए वो एक ऐसी दौलत है जो हम बहुत से बुक्स को पढ़ के भी हासिल नहीं कर सकते थे। और यकीनन आपकी बातों से हमारे नाज़रीन ने भी आज वो कुछ हासिल किया होगा जो उनको एक नई दुनिया से रोशनास कर पाएगा। आपके आने का, आपकी कीमती वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, डॉक्टर बाक़िर वसीम साहब की गुफ्तगू और शायरी, उनकी तहकीक और उनकी रिसर्च वर्क यकीनन आपके दिल में उतर गई होगी। ऐसे लोग हमारे सरों का ताज होते हैं, हमारा ऑनर होते हैं। और यकीनन आज आपने उनकी रिसर्च से, उनकी गुफ्तगू से बहुत कुछ सीखा होगा। आज की गुफ्तगू से यकीनन हमें और आपको ये पता चला है कि तारीख़ जब भी अपने औराक पलटेगी तो पता चलेगा कि चकवाल की तारीख़ किस कदर बुलंदियों पर है। नाज़रीन, आज हमारे मेहमान की गुफ्तगू से जो कुछ भी आपने सीखा वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपनी मेज़बान अलमास पावर एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने हक़ का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।